अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास इम्यूनिटी है। बेसिकली मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में पहले बताऊंगी कि इम्यूनिटी होती क्या है और ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, या हम लोग कह सकते हैं आजकल जो सिस्टम चल रहा है, आजकल जो हमारे माहौल के मुताबिक अगर हम देखें, इम्यूनिटी का लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आप टीवी खोलें, आपको बोलेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने की हमें बहुत ज़रूरत है। आजकल की जो कंडीशन है जिसके हिसाब से हमारे कोरोना वायरस की सिम्टम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। सब बोलते हैं कि इम्यूनिटी, कोरोना वायरस से अगर हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती जब तक, तब तक हमें क्या करना है, इम्यूनिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है। इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी किस तरह इंक्रीज़ करती है, ये चैप्टर बेसिकली उससे डील करता है। और हमारी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, ये सभी फैक्टर्स अब इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बता रहे हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। आपके जो आस-पास जो माहौल है ना, इसमें जो है बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे पड़े। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। दोस्त इस सेंस में हो सकते हैं कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतों में, हमारे पेट में ऐसे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, मतलब डिफरेंट उनके इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के ऊपर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह हमारे दोस्त की हैसियत से आते हैं। फिर हमारे पास दुश्मन की हैसियत से अगर हम बताएं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस डिफरेंट हमारे पास आ गए, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। और दुश्मन हमारे पास क्या कर सकते हैं, हमें डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। और डिसीज़ अगर बहुत ज़्यादा भी कॉज कर दे तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। आप जैसे पिछले चैप्टर्स में सारे वायरसेस और बैक्टीरिया पर पढ़ा, आप लोगों ने फ्लोरा भी पढ़ा कि कौन से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कौन से बुरे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज होता है, वो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, फिर बैक्टीरिया हम पे अफेक्ट करता है। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमें अच्छी तरह भी अफेक्ट कर सकते हैं और बुरी तरह। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी इनके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है। क्या शो करती है? रिस्पॉन्स। उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के सेंस में वो क्या कोशिश करे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको आगे डेवलप नहीं होने जाए, उसको डिवाइड होने ना दिया जाए, उसमें बॉडी के अंदर एक सूटेबल कंडीशन ही प्रोवाइड की जाए जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस करे या फिर अपनी तादाद बढ़ाए और हमें पूरा बीमार करे या हमें इवन डेथ तक लेके चले जाए। अगर इम्यूनिटी ना हो, आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स ना हो आपकी बॉडी में, आपके बॉडी में जो नहीं है, और मैक्रोफेजेस ना हो, तो आपकी जो बॉडी है ना, तो आप इस दुनिया में एक दिन भी नहीं रह सकते। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है। अभी भी आप बैठे हैं तो हज़ारों आपके जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जो हज़ारों वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो अभी अफेक्ट कर रहे, काम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने दे रहे, आपकी बॉडी के अंदर आपको बीमार होने नहीं दे रहे। और अगर वो अंदर चले जाते हैं तो फिर उसको भी है वो डिफेंस को, अपना डिफेंस सिस्टम लाते हैं सामने, अपने तहफ़्फ़ुज़ का सिस्टम लाते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बेसिकली जो वर्ड हमारे पास रहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का वर्ड यूज़ होता है कि इंसान किस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स हम लोग शो करते हैं इम्यूनिटी कहलाता है। और जिस सेल से होता है, जिस सिस्टम से होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इम्यून सिस्टम बेसिकली इम्यूनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो उसको आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्या होता है। आपको पता चलेगा हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, और स्किन कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट है, किस तरह स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा बन रही है, और किस तरह डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे पास इन सब चीज़ों को स्टॉप कर रहा है, या फिर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन रहा है। तो हम लोग आज के टॉपिक्स में ये चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लाइंस ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इम्यून सिस्टम आ गया। इम्यून सिस्टम हमारे पास दो किस्म की इम्यूनिटी में आ गया, इनेट इम्यूनिटी या हमारे पास
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और जो दूसरी हमारे पास है एडाप्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कॉज करती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमरल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमरल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हमारे पास इम्यून सिस्टम कहलाता है। फिर हम कहते हैं कि दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, आपकी पैदाइश से आपके पास होती है, वो इनेट होती है। और फिर एडॉप्टिव, फिर आप जैसे ग्रो करते हैं उस तरह जिस तरह आप बढ़ते जाते हैं वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी आ जाती है, या फिर आप उसको बाहर से भी इंड्यूस करते हैं, बाहर से आप इसको। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होता है, नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी आपकी बॉडी में नेचुरली ही प्रेजेंट होती है, बट लेकिन बाद में हम लोग उसको डेवलप करते जाते हैं जिस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों का पाला पड़ता है, या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आते जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने बातें डिस्कस की, फिर उसको हमने डिफाइन किया। नॉन स्पेसिफिक यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें आ गया, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एडॉप्टिव इम्यूनिटी में आ गया, या स्पेसिफिक में आ गया, या थर्ड। यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन को दोनों को इनेट इम्यूनिटी में और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन आपको अभी जो आपकी बुक में लिखा है वो बेसिकली आपको फर्स्ट और सेकंड को अलहदा किया है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को आपको अलहदा किया है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास बेसिकली क्या है, फर्स्ट लाइन हमारे पास पहली लेयर ऑफ डिफेंस जैसे ही है। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी से अंदर आना है, आपकी बॉडी के अंदर आना है, आपके सेल के अंदर आना है, उसको सबसे पहले जो लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, एक जो पहली दीवार उसको तोड़नी पड़ेगी, वो दीवार है आपकी स्किन की, वो दीवार है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो दीवार है आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक की। मतलब उसको जो पहली दीवार तोड़नी होगी वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तोड़नी पड़ेगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस किस चीज में कंपोज होता है, स्किन के ऊपर स्किन होती है, और क्या होता है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैंने जैसे पहले बोला नेचुरल होता है हर ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास पैदाइश होता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी स्किन ना हो, सबके पास स्किन होती है, हर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के पास स्किन होती है, हर नॉर्मल इंसान के पास स्किन होती है, नॉर्मल इंसान के पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, नॉर्मल इंसान के पास क्या होता है, हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है जिससे वो सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव जिससे वो खाना खाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी बॉडी में नेचुरल होती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई दवाइयाँ लें तो आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ जाए, नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली हमारे पास किसके ऊपर कंपोस्ट करती है, स्किन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ गई। फिर हमने बात की, हमारे पास स्किन की बात की, स्किन हमारे पास किस तरह एक डिफेंस एक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको इसका स्किन का स्ट्रक्चर्स नजर आएगा, ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, हेयर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, ऑयल ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, लिम्फ वेसल्स नजर आ रही है, हाइपोडर्मिस, फैटी टिश्यूज, डर्मिस, एपिडर्मिस। अगर मैं आपको स्किन की बात करूँ, स्किन होती क्या है, बेसिकली आपको जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, सबसे पहले सेंसिंग के काम आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेंसेस, अगर आपके हाथ जला हो तो आपको सेंसेस होती है ना, आपके ब्रेन को पता चलता है ना कि आपका हाथ जला हुआ है, तो ये आपके लिए सेंसेस के लिए काम आता है। एक्सक्रीटरी रोल करता है, आप कभी देखिए आपके हाथों से पसीना निकल रहा होता है, तो पसीना क्या होता है, पसीना जो आपका जो बॉडी, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब गर्मियों में ज़्यादा पसीना इस वजह से आता है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे अमल होते हैं जिससे वो हमारी बॉडी को ठंडा करती है और पसीने के जरिए वो बाहर वेस्ट कर निकाल देती है। उसके पसीने के साथ और भी, अगर आप पसीने की कंपोजिशन देखें, उसमें और भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं होते, और फिर वो सॉल्ट्स हम बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा और प्रोटेक्शन के काम आती है, और हमारी किस काम आती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के काम आती है, सेंसिंग के काम आती है, ग्लैंडुलस होती है, मतलब ग्लैंड्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह एक्सक्रीट करती है। अब इनका काम क्या है, हम लोग इम्यूनिटी में, आप सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ, जो स्किन है हमारी 15% वर्टिब्रेट है। सो ये 15% ऑफ वर्टिब्रेट का जो मास है,
जितना आपका वजन है उसका 15% आपका स्किन का मास है, ठीक है, 15%, क्योंकि देखिए स्किन तो आपकी हर जगह है। अब अपनी बॉडी में देखें, आपके हाथों पे, पाँवों पर, सब पे, कमर पर, टांगों पर, मुंह पर, सब जगह स्किन मौजूद होती है। तो स्किन आपके पास बेसिकली बहुत ज़्यादा 50% हमारे 15% हमारा बॉडी का मास बनाता है। और आपको अगर बात कीजिए फिर इम्परमिएबल है, हमारे पास क्या होता है, बैरियर होता है। क्या? इम्परमिएबल बैरियर होता है, मतलब इससे जो है जो कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है। इम्परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। इसके आसपास से गुजरने के लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। इसके जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ये देखें यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लेयर है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, यहाँ पे होते हैं हमारे पास केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स बेसिकली आपके पास हेयर्स बनाते हैं। और इसके ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स इनको पता है, और डेड सेल्स होते हैं ये सब, इनको क्या करते हैं, आपकी स्किन को ड्राई बना दे रहे हैं। ड्राई होने की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है इस पे ग्रोथ नहीं कर सकता। किसकी वजह से, केराटिनोसाइट से और डेड सेल की वजह से। इसके अलावा देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स, क्या लिखा है, स्वेट ग्लैंड्स। और एक और ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स लिखे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, आपकी बुक में वर्ड्स ऑयल ग्लैंड्स के लिखा है सेबेशियस ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड क्या है। स्वेट ग्लैंड आपको जाहिर सी बात है पसीना प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट आपको जाहिर सी बात है इस पसीनों को कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पास पसीना वो प्रोड्यूस करता है। और सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं इससे होता क्या, इससे बेसिकली ये होता है कि जो बॉडी का पीएच है, जो बॉडी के ऊपर पीएच आप जानते हैं ना कि कितना ज़्यादा एसिडिक होता है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी वजह से ना पीएच जो है हमारे पास कम हो जाता है, कम से कम 3 to 5 पीएच हमारे पास हो जाता है। 3 to 5 पीएच का मकसद क्या, 3 to 5 पीएच से हमारे जो बॉडी होता है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक ज़्यादा हो जाती है। और एसिडिक कंडीशन हमारे पास क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ हम लोगों की इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब बैक्टीरिया इस पे आपकी बॉडी पे ग्रो नहीं कर सकता अगर आपकी बॉडी पे पसीना है, आपकी बॉडी पे सेबेशियस ऑयल है। ये भी एक बॉडी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसे बनाई है कि हम लोग के जो ग्लैंड्स वगैरह है वो सारे बाहर स्क्रीशंस वगैरह थ्रो करते हैं, और उसकी वजह से हमारी फर्स्ट लाइन में ही हमारे सब कुछ रुक जाता है। इसके अलावा जो ये सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ना, इसमें और सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स जो है आपके पास पहले ही पढ़ चुके, ऑर्गेनेली है, और जो मतलब फेगोसाइटोसिस करती है, एंडोसाइटोसिस करती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाती है। आप फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली लाइजोसोम्स को बहुत ज़्यादा वो डीप में पढ़ चुके हैं। अब अगर आपने टॉपिक सही तरह डिस्कस किए हो, सही तरह पढ़े हो, तो आपको लाइजोसोम्स के बारे में पता होगा कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स जो हैं क्या करते हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को ब्रेक कर देते हैं, और इस तरह बैक्टीरिया जो है हमारे पास सरवाइव नहीं कर सकता। और भी अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स भी हमारी स्किन स्क्रीट करती है। एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आप कभी सुना होगा कि जब आप बीमार होते हैं अबू ले आते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स वो जो होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेसिकली काम होते हैं। इसलिए वजह से कहते हैं कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब वो बैक्टीरिया को किल कर ले होते हैं ना, बुरे बैक्टीरिया को, वो साथ साथ हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद जब आप एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर लेते हैं, फिर आपको कमजोरी वगैरह महसूस हो जाती है। ये सब आपको एंटीबायोटिक की वजह से ही होता है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं। और एंटीबायोटिक बेसिकली कौन सा होता है हमारे पास, ज़्यादातर लैक्टिक एसिड भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। लैक्टिक एसिड भी हमारे पास एक किस्म का एसिड होता है, जो कि हमारे पास किस में होता है, दूध वगैरह में होता है लैक्टिक एसिड। और भी जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड वगैरह में भी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन के जरिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये सब हमारे पास क्या आगे, स्ट्रक्चर स्किन आगे। और ये प्रोटेक्ट किस तरह करती है। सबसे पहले तो एक ड्राई एनवायरनमेंट बना देती है। ड्राई एनवायरनमेंट मतलब किसके जरिए बनाती है, केराटिनोसाइट्स और डेड सेल्स के जरिए, जिसकी वजह से
इसमें कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। फिर हमारे पास इसमें स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स अपना काम करते हैं। फिर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे पास क्या करती है, पीएच बढ़ा देते हैं। पीएच बढ़ाने से हमारे पास उस पर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। ये सब हमारे पास किस में होता है, ये सब हमारे पास होता है स्किन में होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक के तौर पे लैक्टिक एसिड काम करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं होता। ये सब हमारे पास किस में आ गया, ये सब हमारे पास आ गया किसमें, स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आ गई। फिर अब हम इसकी अगली पार्ट डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हमारे पास क्या आता है, अगले पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये देखिए, सबसे पहले इधर जो आपकी बुक में दिया गया है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे आपकी स्टमक होता है। स्टमक के बाद आपके पास इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन्स के बाद हमारे पास क्या होती है, एनएस होता है, ठीक है, जिससे एक्सक्रीशन हो जाती है। तो यहाँ अगर देखा जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथवे तो सेम है, लेकिन बाद में ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली आपको लंग्स का दिखा रहे हैं। यहाँ से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपकी नोज से शुरू होता है और एंड लंग्स तक एंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो किस तरह बॉडी के मैकेनिज्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज जब मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास मैं डिस्कस करती हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सही है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस तरह हमारे पास हेल्पफुल है फॉर द मैकेनिज्म, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होने के बाद आपकी आगे सांस की नाली से गुजरते हुए और आपके ओसोफेगस में जाते हुए, ओसोफेगस से स्टमक की तरफ जाते हुए, और स्टमक से हमारे पास इंटेस्टाइन्स के पास जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पास एनएसकी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ये आपने बेसिकली हमने क्या करना है कि हमारे पास कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें किल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले मुंह में होता है आपका थूक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लाइवा। स्लाइवा जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनको स्लाइवा में ही मार देता है। फिर उसके बाद जब वो स्लाइवा से मुंह से नीचे उतर के ओसोफेगस की तरफ जाते हैं और ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाते। स्टमक का अगर आपने स्ट्रक्चर पहले चैप्टर में पढ़ा हो, स्टमक में आपके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो HCl स्क्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर पीएच बताया जाए तो 2 से 2.5 होते हैं। 2.5 बहुत ज्यादा पीएच होता है। अगर आपकी स्किन पे HCl गिर जाए ना कंसंट्रेटेड, आपकी स्किन जल जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा मतलब एसिडिक होता है। तो इतने ज़्यादा पीएच की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से, मुंह में खाने के जरिए आते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे होते हैं। आप चाहे कितना भी धो ले, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हवा में, तो हर वक्त ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब हर वक्त ही आपके वायरसेस वगैरह और ये होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मतलब बहुत डिफरेंट डिसीज आ जाती है। इसी वजह से अगर और भी बात की जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो आपकी वॉमिटिंग के जरिए वो निकल जाता है, सही, आपके पेट से डायरिया हो जाता है। सही है, डायरिया के जरिए भी आपकी बॉडी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो ऑर्गेनिज्म निकल जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब कैसे आपके मैकेनिज्म में कार्य करता है, स्लाइवा के जरिए मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, HCl के जरिए स्टार्ट करता है, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से ये हमारे पास करता है। अब हमने बात करनी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे हमारे पास एज अ डाइजेस्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस तरह हमारे अफेक्ट करता है। फिर अभी हमने डिस्कस करना है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरह हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत काम करता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आपके पास एपिथेलियल लेयर आ गई, ठीक है, एपिथेलियम मतलब उसकी आउटर लेयर आ गई, सही है। आउटर लेयर हमारे पास किसके कंपोज है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे आपके पास म्यूकस सेल आ गए,
ठीक है, म्यूकस लेयर आ गई, म्यूकस सेल के बाद आपके पास इसके ऊपर एक म्यूकस लेयर आ गई, उसके ऊपर एक देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन सी आई हुई, ये सीलिया है, ये देखिए सीलिया। सीलिया का भी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर पे। फिर हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम आ गए, यहाँ पे हमारे पास इन सेल्स को सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम नाम दिया। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे लेमिना पोरिफेरा आ गया, ये देखिए यहाँ पे पोर्स वगैरह तो उसको लेमिना पोरिफेरा कहला रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आ गई, ठीक है। स्किन की अगर हम बात करें किस तरह वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करती है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, जब आपकी नोज होती है ना उसमें म्यूकस होता है, जब आपकी म्यूकस होता है ना, तो ये म्यूकस पहले ही क्या करता है, पहले ही ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करता है, क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली ट्रैप करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, नोज में होता है। फिर अगर वो नोज में से भी गुजर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इतनी नोज से भी वो बच के आपके पास जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, इधर जाता है, इधर जाता है, या फिर इधर जाता है, तो यहाँ भी स्टॉप कर जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो लंग्स तक पहुँच जाए, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं और उनका टेम्परेचर भी इस हिसाब से होता है कि जो नहीं बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो आपके गले से ही, देखें कभी कभी आपके गले में बलगम वगैरह हो जाते हैं, ये बलगम पता है क्या होता है, बलगम बेसिकली ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ये म्यूकस ही होते हैं। म्यूकस हमारे पास एक्सक्रीट किया जाता है, फिर ये म्यूकस जो है रेड ऑर्गेनिज्म को करता है, फिर उसको गले में ले जाते हैं, फिर गले से या तो आप वो उल्टी के जरिए बाहर निकाल देते हैं वो म्यूकस, या फिर आप पेट में स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलो जब कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे HCl उसको ख़त्म कर देता है। तो आपके पास पता चल गया कि क्या हमारे पास क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे हमारे पास म्यूकस सेल्स होते हैं, ठीक है। म्यूकस सेल्स हमारे पास क्या देती है, म्यूकस देता है, एक चिपचिपी सी लेयर देता है, और फिर इससे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे स्टिक होते हैं फिर उनको फेरिंक्स में भेज देते हैं। फेरिंक्स भी यहाँ पे एक लंग्स का, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। फिर फेरिंक्स उसको क्या कहते हैं, ओसोफेगस के जरिए या तो पेट में भेज देता है या तो उसको बाहर एक्सपेल कर देता है यूजिंग देयर ग्लॉटिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेसिकली डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मैकेनिज्म। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इम्यूनिटी पढ़ी, आज हमने फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी, फिर हमने क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, फिर हमने इसके बारे में, इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो जो कंपोनेंट्स आते हैं, स्किन आ गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वो पढ़ा। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक में हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को टच करेंगे और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।